हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 11th के होल सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला है वो इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। ठीक है जी, इस ही पीडीएफ के अंदर से होगा। और एक बात और बता देता हूँ, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो पेपर टफ नहीं आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ होगी, है ना। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चैप्टर तो पढ़ के जाते हैं अच्छे से, बट फिर भी उस चैप्टर के अंदर से कोई क्वेश्चन आता है ना, उसका आंसर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ो। एक सभ्य समाज के निर्माण में संविधान की भूमिका है, स्पष्ट करे। थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी, वैसे तो मैक्सिमम बच्चों को ये समझ आ गया होगा इसमें क्या लिखना है, बट बच्चों को दिक्कत आएगी कि इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैं बता दूं, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे संविधान का महत्व पूछा है, ठीक है। बट क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है जो समझने में दिक्कत होती है। तो इसी वजह से मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि एक क्वेश्चन किस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ताकि 1 मार्क्स भी ना कटे आपका एग्जाम में। बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ आ जाएगा इसमें क्या आंसर लिखना है, ठीक है। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू वगैरह है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर अपलोड कर दी होगी तो। और सेम वीडियो मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बनाऊंगा हमारे, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार जितना हो सके इस वीडियो को बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करना, उन बच्चों को भी शेयर करना जो बिल्कुल एंड टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। और शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हम 12th में भी साथ रहने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, अब शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्वेश्चन है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन करे हैं। आपको देखो आंसर की भी पीडीएफ आपको दिख जाएगी, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जो पीडीएफ है मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपको नहीं पता तो मेन पॉइंट्स 11th आर्ट्स, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। चलो जी, आ जाते हैं अब अपने क्वेश्चंस पे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि संविधान क्या है और संविधान का महत्व बताइए। घुमा के ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, या संविधान के कार्य घुमा के पूछ ले जाएंगे, या आपसे पूछा जाएगा वही जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया था, सबका आंसर एक ही है। बेसिकली आपसे संविधान के काम पूछ रहा है, महत्व पूछ रहा है, एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये रहा जी आंसर, ठीक है। सबसे पहले तो संविधान की डेफिनेशन देख लेते हैं कि संविधान की डेफिनेशन है क्या। तो ये लिखिए जी, संविधान की डेफिनेशन, नियम और कानून की वह पुस्तक जिसकी सहायता से देश पर शासन चलाया जाता है उसको हम संविधान कहते हैं, ठीक है। संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो सबसे पहले तो वो क्या करता है कि तालमेल बनाता है, लोगों में एक विश्वास पैदा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किस किस की होती है ये बताता है हमारे संविधान। संविधान ये बताता है कि जो सरकार की पावर है ना, शक्तियां जो है उस पर सीमाएं भी लगाता है, और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हमारा संविधान करता है। आप ये भी आंसर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, या तो ये वाला आंसर लिख सकते हो जो मैंने आपको चैप्टर 1 के नोट्स में जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था। ये नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.mainpointstudy.in हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। बाकी डोंट वरी, ये जो आंसर की पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा। कहाँ पर? अपने टेलीग्राम चैनल पे। आ जाते हैं जी हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है, या सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान को एक पुष्प गुच्छ की भांति है, या भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों का पुष्प समाहित है। घुमा फिरा के देखो कितना घुमाया क्वेश्चन को, बट एक्चुअल में यही पूछा गया कि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। किस किस देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं, और भारत को उधार का संविधान इसलिए कहा, सीधा डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। भारत के संविधान को उधार का संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में अलग अलग देशों से बहुत सारे प्रावधान जो है वो लिए गए हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? और किस किस देशों से क्या क्या लिया गया है, ये तो ये वही कुछ वाली बात करी गई है मैंने। और ये कौन सी सरकार से क्या क्या लिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये बेसिकली है ना, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है। सरकार की संसदीय रूपरेखा, ये हमें ब्रिटिश संविधान से लिया है। तो ये जो भी चीज़ है ना, मैंने ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, आयरलैंड से क्या लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप याद रखना कि जो हमारे नीति निर्देश तत्व है ना राज्य के, वो हमने आयरलैंड से लिए है। ये बात आप याद रखना, ठीक है जी। और जो हमारे मौलिक अधिकार है वो हमने यूएसए से लिए है। चलो, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे संविधान की विशेषता बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये रही जी आंसर इसका। सबसे पहला तो है कि भारत का जो संविधान है पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है। इसका मतलब ये है, भारत के संविधान के अंदर राज्य सूची अलग बना रखी है, केंद्र सूची अलग है। यानी केंद्र सरकार की अलग पावर है, राज्य सरकार की अलग पावर है। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। इसका मतलब यह है कि भारत में सब धर्मों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि एकल नागरिकता, भारत में ना एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि या तो आप इंडियन हो सकते हो या आप इंडियन नहीं हो सकते। जैसे मैं इंडियन भी हूँ, मैं अमेरिकन भी हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। या तो मैं मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप रहेगी या अमेरिका की। इंडिया ये बोलता है कि अगर आपको इंडियन रहना है तो आप पूरे इंडियन रहो,
नहीं तो आप दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो उसी कंट्री के सिटीजन बन जाओ, हमारी नागरिकता छोड़ दो। तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान दूसरे देशों से लिए गए हैं, ये हमने देख ही लिया। और भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार है, इसका मतलब है 18+ औरत आदमी सबको वोट डालने का अधिकार है। औरत आदमी और जो भी है सबको, जो भी हमारे तीसरे जेंडर भी होते हैं उन सबको वोटिंग राइट्स है, इक्वल। ठीक है। जबकि सारी कंट्री में ऐसा नहीं होता। 2015 में औरतों को वोटिंग राइट्स मिला, उससे पहले वोटिंग राइट्स भी नहीं था वुमेन के पास। सऊदी अरेबिया में, सऊदी इंडिया में तो पहले से ही था, सऊदी अरेबिया में नहीं था। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान एक कठोर भी है और लचीला संविधान भी है। इसका क्वेश्चन भी आएगा। कठोर संविधान का क्या मतलब होता है कि भारत का संविधान इतना कठोर है कि कोई भी बंदा उसको ऐसे ही, ऐसे नहीं कि सुबह उठा और चेंज कर दिया संविधान, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इतना लचीला भी है कि अगर संविधान में चेंज की जरूरत पड़े तो हो सकता है। ठीक है। तो लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है। कठोर इसलिए है कि कोई भी कभी भी चेंज नहीं कर सकता, और लचीला इसलिए कह सकते हो आप क्योंकि जरूरत पड़ने पर चेंज ला सकते हो आप संविधान में। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संविधान को एक सफल संविधान क्यों माना जाता है। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ भारत के संविधान को एक सफल संविधान। आप ना एक बात नोटिस कर रहे हो कि मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ आपको। देखो, सिंपल सी बात है, ये नोट्स मैंने आंसर इसलिए पूरे के पूरे लिखे हैं ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो पूरा पढ़ सको। बट यहाँ पर हिंट जानना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देख रहे होंगे ये वीडियो जो बिल्कुल एग्जाम से एक रात पहले देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। ठीक है। तो भारत के संविधान को प्रभावी संविधान क्यों कहा जाता है, भारत के संविधान को एक सफल संविधान क्यों कहा जाता है, ये सारे के सारे रीजन है। पहली बात तो है कि भारत का संविधान जो है वो आज़ादी की लड़ाई के बाद बना। पूरी दुनिया में 3 संविधान को बहुत ज़्यादा सफल माना जाता है, भारत, दक्षिणी अफ्रीका और अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी की लड़ाई के बाद बने, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, भारत के संविधान को सफल संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सबको एक मौलिक प्रावधान प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को है ना कोई ऐसी वजह ज़रूर देता है ताकि वो संविधान की रिस्पेक्ट करे। मान लो मैं एक जाति से आता हूँ, ठीक है? मेरे संविधान के अंदर मेरे अधिकारों के बारे में लिखा गया है, तो मैं रिस्पेक्ट करूँगा ना संविधान की। और ऐसे ही भारत के हर एक नागरिक के अधिकारों के बारे में संविधान में लिखा गया है, इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये दूसरा है, यानी भारत का संविधान हर एक बंदे को उसको मानने का एक कोई ना कोई वजह प्रदान करता है, जिसकी वजह से भारत का संविधान एक सफल संविधान है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में संतुलन रूपरेखा। भारत का संविधान जो है वो बिल्कुल पावर को इक्वल बांटता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में। कोई ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कोई कम पावरफुल नहीं है, तीनों इक्वल पावरफुल है। ये संतुलन जो है ना, इसी की वजह से भारत का संविधान सफल संविधान है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो, अब आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान एक जीवित संविधान है। ठीक है। भारत के संविधान को जीवित संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, एक जीवित चीज क्या होती है? एक जीवित चीज वो होती है जो समय के साथ बदले। एक जीवित चीज वो होती है जो बढ़े और घटे, है ना? यही होता है ना। अगर मैं कहूँ कि पेड़ मतलब पेड़ जिंदा है, तो आप कैसे पता चलेगा? बढ़ेगा कोई पेड़, है ना, बढ़ता है तो उसको हम कह सकते हैं ना जिंदा है। फल उगते हैं उस पे तो जिंदा है ना? वैसे ही हमारा संविधान भी एक गतिशील संविधान है। ठीक है। बहुत सालों में, मतलब 72 साल से, वैसे तो 75 साल हो गए हमारे संविधान को, मतलब संविधान को बने हुए तो 72 साल ही मानोगे आप, 72-73 साल मानोगे। ठीक है। हमारे संविधान को बहुत टाइम हो गया। ठीक है। बट ये गतिशील है, इसका मतलब कि परिवर्तन अगर करना चाहो ना तो इसमें आप परिवर्तन कर सकते हो। इसी की वजह से हमारे संविधान को एक जीवित संविधान कहा गया है। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार संविधान में बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं। यही एक जीवित चीज की परिभाषा होती है। ठीक है। क्लियर हो गया ना? जीवित का मतलब होता है जिंदा चीज। तो भारत का संविधान को एक जीवित संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान में भी आप चेंज ला सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ध्यान से सुनना। देखो, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। एक सफल एवं प्रभावी संविधान कठोर एवं लचीले का अद्भुत समन्वय होता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में बताइए। ये मैंने आपको बात बताई थी कि भारत के संविधान जो है वो एक कठोर संविधान भी है, एक लचीला संविधान भी है। ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 368 जो है हमारे संविधान का, ये वो बोलता है कि भारत के संविधान में हम संशोधन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो ये लचीली बात मतलब ये दिखाता है कि हमारा संविधान लचीला है, बट कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ संविधान में चेंज करना तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है। कुछ लोग ही कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, और वो भी मेजोरिटी वगैरह, वोटिंग वगैरह होती है। ठीक है। तो भारत का संविधान कठोर भी और लचीला भी है, और यही चीज़ को वो एक बहुत बढ़िया संविधान बनाती है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर चेंज होते हैं। पर अगर ज़रूरत ना हो तो कोई भी ऐरा गैरा चेंज नहीं कर पाएगा संविधान को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कि भारतीय संविधान का निर्माण। बेसिकली इसमें ना पूरा का पूरा वो संविधान निर्माण के बारे में बताना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भारत का जो संविधान है ना, ये निर्माण, ऑल दो इस पे क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है। आपको याद रखना है कि कितने कितने लोग, जैसे देखो आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब ये चैप्टर मैंने पहली बार अपलोड किया था ना, तो ना सपोर्टिंग मटेरियल में ना बुक में ये बता रखा था कि 389 है। आपकी बुक आप चेक करोगे ना,
पहले उसमें ये लिखा था कि 385 मेंबर थे, जिसमें से 292 ये थे, 93 जो ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 चीफ कमिश्नर एरिया। ये बुक में लिखा ही नहीं था। ये मैंने ही सबसे पहले बताया था कि जो चीफ कमिश्नर एरिया थे वो 4 थे, अजमेर। आज भी पुराने नोट्स देखोगे ना, आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो अच्छी बात है। चलो, यानी हमारी जो सपोर्टिंग मटेरियल है वो भी एक तरह से गतिशील है, उसमें भी चेंज आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बट ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका था, है ना। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना कि किस किस में कितने मेंबर थे। ये 292 ब्रिटिश भारत से लिए गए थे, 93 जो है वो हमारे देशी रियासतों से, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर एरिया से लिए गए थे। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक मार्क्स के। वो एमसीक्यू वाली वीडियो देखोगे तो क्लियर हो ही जाएंगे, बट एक कर लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए नीचे आते हैं। संशोधन क्या होता है? संशोधन का मतलब होता है कि संविधान में जब किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो उसको हम संशोधन कहते हैं। संशोधन करने के तरीके बताइए। तो संशोधन करने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से? ये वो पूरा का पूरा जो मैंने बताया ना, संविधान निर्माण। तो ये संशोधन करने के 3 तरीके हैं। पहला, संसद में सामान्य बहुमत के आधार पे। सामान्य बहुमत का आधार है, इसका मतलब यह है कि 50% से ज़्यादा भी लोग अगर किसी टॉपिक पर वोट दे दें, यस बोल दें, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, संसद में अलग विशेष बहुमत के आधार पर विभिन्न संविधान में संशोधन का प्रस्ताव। इसका मतलब 2/3 मेजोरिटी। अगर संविधान में हमारे संसद में 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 67 लोग जो हैं वो अगर एग्री करेंगे कि हाँ संविधान में चेंज होना चाहिए, तभी होगा। इसमें 50% पे ही, और इसमें कितना, 67%। इसमें क्या होता है कि संसद में 67% तो चाहिए ही चाहिए, मतलब 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए। साथ में अलग अलग राज्यों से भी, जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, उनके आधे राज्यों से परमिशन ली जाती है। अगर वो बोल दे कि हाँ बना दो, तब बनाया जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जैसे जीएसटी। जीएसटी का जो कानून है ना हमारे संविधान के अंदर, वो एक विशेष बहुमत वाला एक संशोधन है। क्यों? पहले पहले भी टैक्स हुआ करता था नॉर्मल, अलग अलग वैट वगैरह, ये अलग अलग टैक्स हुआ करते थे, है ना। बट उसके बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी को पारित करने के लिए ना संविधान में विशेष बहुमत लाया गया, राज्यों से भी पूछा गया। तो 2/3 मेजोरिटी में वोट भी मिले और 50% राज्यों ने हाँ भी भरी। इसके बाद जो है वो जीएसटी पास हुआ। तो ये 3 तरीके होते हैं, सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे भारत के राज्यों की परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर। लिख लो, ये डिट्टो क्वेश्चन आएगा, ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्वों में अंतर। ठीक है, ये रहा जी इसका आंसर। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीजें करने से रोकता है। क्या चीजें करने से रोकता है आपको पता है? मौलिक अधिकार हमारे बहुत सारे, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता छीनने से हमारा मौलिक अधिकार हमको रोकता है। नीति निर्देश क्या करता है? कुछ चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका मतलब नीति निर्देश जैसे पेंशन देने की। पेंशन कंपलसरी नहीं होता, पता है आपको? पेंशन वगैरह ये सारी की सारी चीजें जरूरी नहीं है कि सरकार देगी ही देगी। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बट सरकार को देनी चाहिए। ठीक है, तो जो सरकार को करना चाहिए वो नीति निर्देश तत्वों में डाला जाता है, तो प्रोत्साहन दिया जाता है सरकार को, आप ऐसे करो। नेक्स्ट है, प्रकृति में नकारात्मक होता है। नकारात्मक कैसे? अगर आप मौलिक अधिकार तोड़ते हो तो आप जेल में जा सकते हो, तो नकारात्मक है। बट अगर आप नीति निर्देश तत्व के काम करते हो तो ये सकारात्मक स्टेप है। अगर पेंशन का कोई पॉइंट लिखा हुआ है और आप उसको पेंशन दे रहे हो लोगों को, तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है ना। मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, नीति निर्देश तत्वों का हनन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, मान लो आपकी नीति निर्देश तत्व में जैसे स्कूल में पैसे दिए जाते हैं बच्चों को, अगर वो 1 साल उनको पैसे ना मिले तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी हमको पैसे नहीं मिल रहे। या मिड डे मील अगर एक दिन नहीं आया तो नहीं जा सकते, है ना, क्योंकि वो नीति निर्देश तत्व में आता है। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में लिखा हुआ है, और संविधान के भाग 4 में हमारे नीति निर्देश तत्व के बारे में लिखा हुआ है। मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित होता है, नीति निर्देश तत्व जो होते हैं वो समाज से संबंधित होते हैं। और मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त हो चुके हैं, 6 हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। नीति निर्देश तत्व जो है वो लागू करवाने हैं अभी। बहुत सारी चीज़ें नीति निर्देश तत्वों में लागू हो चुकी है, बट बाकी करवानी है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो अच्छे से लर्न कर लेना ये। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि चुनाव आयोग के कार्य बताइए कि चुनाव आयोग के क्या क्या काम है। तो ये रहे जी चुनाव आयोग के काम। तो सबसे पहले तो चुनाव आयोग का काम है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, आदर्श चुनाव संहिता जारी करना। चुनाव संहिता का मतलब रूल्स, चुनाव के रूल, अच्छे रूल बनाना, जारी करना। नेक्स्ट है ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना, इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन करना। जो नया राजनीतिक दल बने ना उनको अपनी लिस्ट में रखना, ठीक है, और उनको चुनाव चिन्ह देना। नेक्स्ट है कि चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा खर्चे पर सीमा तय करना कि जी आप इतने ही पैसे खर्च कर सकते हो, इतने पैसे नहीं कर सकते, इतने कर सकते हो, ये बताना भी चुनाव आयोग का काम है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चुनाव आयोग वाला हो गया। 11th क्वेश्चन है कि चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की होती है और इसमें अंतर बताइए। तो मैं आपको बता दूं, चुनाव प्रणाली दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, और दूसरा समानुपातिक प्रतिनिधित्व। बेसिकली जो भारत है ना, भारत में ये वाला चलता है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। इसमें क्या होता है कि 50% से ज़्यादा अगर किसी को वोट मिलते हैं तो उसकी सरकार बनती है। यह है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। समानुपातिक में क्या होता है कि एक पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी, अगर इसको 10% वोट मिले, इसको 20 मिले, इसको 30 मिले, इसको वोट नहीं मिले, तो 40% इसके बंदे बैठेंगे पार्लियामेंट में, 30% इसके बैठेंगे, इसके में 20%, इसमें 10%। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें 50% से ज़्यादा की सरकार बन जाती है। ये सर नो। तो ये लिखा हुआ है कि अच्छा, सर्वाधिक वोट पाने वाले अधिकार, बेसिकली ये सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ये वाली जो चुनाव प्रणाली है ना, ये उन देशों के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये छोटे देशों के लिए होती है। इसमें क्या होता है, पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। इसमें पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में रखा जाता है और एक ही दिन में पूरा चुनाव हो जाता है। बट इसमें अलग अलग एरिया के अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग एरिया के, ठीक है। नेक्स्ट है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक ही प्रतिनिधित्व चुना जाता है ना। एक एरिया से एक ही बंदा जीत पाएगा। हमारे हमारे भारत के अंदर जो वोटिंग होती है, बट इसमें एक से ज़्यादा भी चुन लिए जाते हैं, ठीक है। मतदाता प्रगतिशील या प्रत्याशी को वोट देता है। जो यहाँ पर क्या होता है, भारत में, भारत के अंदर जो वोट होते हैं ना, उसमें हम बंदे को वोट देते हैं, पार्टी को नहीं देते। लोग बेशक पार्टी का नाम देखकर वोट देते हैं, बट एक्चुअल में बंदे का नाम होता है, ठीक है। बट मतदाता यहाँ पर पार्टी को वोट देता है। मैं समझाता हूँ, इसके कहने का मतलब क्या। जब आप वोट डालने जाते हो ना, तो आप देख, कभी आप तो नहीं गए होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ अगर जाओगे तो वहाँ पर है ना, सिंबल वगैरह जो बने हुए होते हैं ना, वो भी बना हुआ होता है, साथ में कैंडिडेट का नाम भी लिखा हुआ होता है। ये भारत में है। बट हमारे समानुपातिक प्रतिनिधित्व में है ना, कभी भी नाम नहीं लिखा होता किसी भी पार्टी का, बंदे का, सिर्फ पार्टी का ही नाम लिख रखा होता है इसमें। नेक्स्ट है कि प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। अब जो लोग होते हैं ना, वो भारत के अंदर जो एमएलए एमपी जो भी खड़े हो रहे होते हैं ना इलेक्शन में, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें है ना, आप पार्टी को जानते हो, प्रत्याशी को नहीं जानते। आपको नहीं पता कि आपके एरिया का एमपी कौन बनने वाला है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो है वो इसराइल में अपनाया जाता है जैसे, ठीक है। और ये अपना भारत में अपनाया जाता है, याद रखना ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये नोट जो है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। और जो हमारा दूसरा चैनल है बेसिकली, जिस पे मैं बताता हूँ कि आप अर्न कैसे कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो। मेन पॉइंट जो हमारा टेक वाला चैनल है, बेसिकली मैं यही बताता हूँ इस पे आप अर्न कैसे कर सकते हो। कैसे फ़ोन पे एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो। आप लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो बना के कैसे अर्न कर सकते हो, यूट्यूब पे अपलोड करके। दूसरे की वीडियो यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, वेबसाइट से अर्न कैसे कर सकते हो। और वेबसाइट मैंने पता है कैसे बनाई, आप मानोगे नहीं। मेरे को कोई कोडिंग की लैंग्वेज नहीं, कोई कोडिंग के बारे में नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, सी प्लस प्लस जावा, मेरे को तो पता भी नहीं था पाइथन एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। बट फिर भी मैंने वेबसाइट बना दी और उससे अर्निंग भी हो रही है, ठीक है। आप क्या, तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बता रखी है इस पे, ओके। और भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब एसईओ के बारे में है ना, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। तो बहुत सारे बच्चों के इससे $100 कंप्लीट भी हुए हैं, तो बहुत बहुत बधाई जिन बच्चों ने भी एनिमेशन वीडियो। बहुत सारे बच्चे भेजते हैं कि सर ये एनिमेशन वीडियो बनाई है मैंने, चैनल हो जाएगा मोनेटाइज, और उनका हो भी गया और उनके $100 कंप्लीट हो गए हैं। बच्चे स्क्रीनशॉट वगैरह भेजते हैं, तो बच्चे और बोलते हैं कि सर आपकी वजह से। भैया मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये जो $100 कंप्लीट हुए ना, आपकी मेहनत की वजह से हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, ठीक है। मैं तो वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ, देख लो इसमें 3.5 लाख है, इसमें 2.5 लाख है। तो वीडियो तो सबने देखी होगी, बट बहुत कम बच्चों के हो पा रहे हैं ना, 5 बच्चे 10 बच्चे। मैं चाहता हूँ सब बच्चों के हो। तो काम करना, एग्जाम खत्म होने के बाद अच्छे से आना मेन पॉइंट टैग पे, और वीडियो सारी देखना, ठीक है। और बाकी जो हमारा ये व्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल, इस पे आ जाना। एग्जाम से एक दिन पहले हम लाइव आएंगे, आपके रात के जो भी क्वेश्चन है, और शायद एमसीक्यू का टेस्ट भी मैं यहीं पर ले लूँ, तो आ जाना आप, ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा, वेबसाइट से याद आया, जैसे आपको पता है हमारी वेबसाइट है mainpointstudy.in करके। तो हमारी जो वेबसाइट है, इस पे आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे और एक कॉन्ट्रीब्यूटर्स का बटन दे रखा है, ठीक है। आप अगर सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, ओके। यहाँ पर आओगे आप, वैसे तो गूगल पे लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, जैसे लिखा है मेन पॉइंट स्टडी, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बटन पे जाओगे, ये है। अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, और उन्हीं बच्चों को सपोर्ट करना है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है बच्चे। और ऐसा नहीं है कि मैं जो बच्चे मतलब सपोर्ट करेंगे उन्हीं को नोट्स दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबको नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जिन बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको सपोर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे अच्छे नंबर लाओ, वही अल्टीमेटली सपोर्ट होगा,
ठीक है जी। और बट जो बच्चे कर सकते हैं उनके लिए है, क्योंकि आज तो मेरे लिए वेबसाइट की कॉस्ट मैनेज करना थोड़ा सा, क्योंकि अब वेबसाइट में पैसे भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते, सर्वर की कॉस्ट होती है। तो अभी तो मैनेज हो रही है, बट आगे पता नहीं मैनेज हो ना हो, दिक्कत आए, शायद फिर उस टाइम प्राइस टैग लगाना पड़े, जो कि मैं कभी भी नहीं करूँगा। ट्राई करूँगा बिल्कुल, जब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी ना तब मेरे को प्राइस टैग लगाना पड़ेगा, बट उससे पहले कभी नहीं लगाऊंगा। तो सपोर्ट करना, जिससे ऐसी दिक्कत आए ना, कभी दिमाग में ही सवाल ना आए मेरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत में है ना जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई है दो प्रकार की है, देख लिया हमने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है। मैंने अभी अभी आपको बताया था ना कि भारत में हमने कौन सा, ये वाला अपनाया था ना। क्यों अपनाया था ये वाला यानी ये वाला सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत वाला कॉन्सेप्ट अपनाया था। क्यों अपनाया था? पहला, ये बहुत सिंपल है। दूसरा, चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, उनको पता होता है कौन बंदा खड़ा हो रहा है, बंदा भी खड़ा हो, बंदे के बारे में भी पता होता है कौन सा बंदा खड़ा है। यह प्रणाली भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जो बड़े देश होते हैं उनके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। छोटे देशों के लिए, इसराइल जैसा छोटा देश है, 150 किलोमीटर जितना है आगे से पीछे, कम एरिया है इसराइल का, पावरफुल है कंट्री बट कम एरिया है, तो उसके लिए सही है। और यहाँ पर मतदाता उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, यह अवसर अन्य प्रणाली में नहीं मिलता है ना, समानुपातिक में नहीं मिलता। आप नहीं जानते अपने एरिया के एमएलए एमपी को, या जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा आपको कंफर्म भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 4 सुझाव बताइए। भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें क्या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हो, ये चीज़ें सुधार सकते हो क्या? सबसे पहले तो सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपना सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि समानुपातिक वाला बढ़िया है, तो ये कर सकते हैं, ये पहला सुझाव है। दूसरा है कि संसदीय एवं विधानसभाओं में जो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ये है। दूसरा है कि चुनाव में जो धन वगैरह, पैसे वगैरह जो होता है, उसका प्रभाव जो होता है उसे कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसकी उम्मीदवारी जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बंदा है जिस पे क्रिमिनल केस है, तो उसको बोल सकते हैं भाई आप केस नहीं लड़ सकते, ये अगर करोगे तो ये भी सुधार है एक तरह का। साथ में चुनाव प्रचार तथा जाति वगैरह, धर्म वगैरह के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसका मतलब है कोई भी बंदा अगर धर्म के बारे में, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट मांगे, उसको मांगे अगर उसको, तो अंदर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजनीतिक दलों को पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें एक ही फैमिली के मेंबर हमेशा लीडर बनते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए पारदर्शिता लानी चाहिए चुनाव के अंदर, है ना। मतलब पार्टी में भी चुनाव होने चाहिए, ये है। नेक्स्ट है चुनाव प्रक्रिया बताइए, मतलब चुनाव कैसे होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले तो मतदाता सूची तैयार होती है, फिर डेट डिसाइड होती है चुनाव कब होगा, फिर चुनाव करते हैं, फिर निरीक्षक करते हैं, इसका मतलब देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ढंग से हो रहा नहीं हो रहा। फिर चुनाव की का परिणाम निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है, कौन जीता और कौन नहीं जीता। ठीक है जी। पहले मतदाता सूची तैयार होती है, मतदाता यानी वोटिंग सूची के, जैसे मेरे जैसे लोग हैं ना जो 18+ हैं, तो उन सब की लिस्ट तैयार होती है। फिर चुनाव की डेट आती है, डेट आने के बाद चुनाव करवाना होता है, देखना होता है चुनाव ढंग से हो रहा नहीं हो रहा, और एंड में जाके उसका रिजल्ट निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। इस कथन को समझते हुए चुनाव का लोकतंत्र में महत्व क्या है, ये बताइए, स्पष्ट करें। ठीक है, कितना घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, ये पूछा गया क्वेश्चन। ये राजी आंसर नीचे आपके सामने ये रहा। प्रतिनिधि चुनाव जीतकर सरकार में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, तो इसीलिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र का होना। ठीक है, लोकतंत्र में चुनाव का होना, क्योंकि चुनाव होगा तभी लोग लोग अपने प्रतिनिधि को चुन पाएंगे। दूसरा, चुनाव हुआ प्रतिनिधि जनमत के अनुसार काम करेगा, लोगों के अनुसार काम करेगा। लोकतंत्र का मतलब यही होता है जो लोगों की सरकार हो। इस व्यवस्था में जनता में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। ठीक है, जब चुनाव होते हैं, लोकतंत्र मतलब जब चुनाव होते हैं तो लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है लोकतंत्र को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधि जरूरी है जो चुनाव द्वारा संभव है। बढ़िया, अगर आपको लीडर चुनना है तो चुनाव ही करवाना पड़ेगा, है ना। और चुनाव जो है वो तो लोकतंत्र की आन बान शान है ना, आत्मा है हमारे चुनाव जो है लोकतंत्र की। नेक्स्ट पॉइंट है कि नागरिक के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा उचित प्रतिनिधि से ही होगी, है ना। अगर कोई अच्छा लीडर होगा तो बढ़िया काम करेगा। अगर मान लो ऐसे किसी कोई भी बंदा जो है बन जाए, तो वो तो अपना मर्जी चलाएगा ना। जब लोग उसको चुनेंगे तब वो अच्छा काम करेगा, उसे पता है कि यार गलत काम करूंगा तो अगली बार किसी और को वोट दे देंगे। नेक्स्ट है कि उचित प्रतिनिधि से राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है।
पूरा देश पावरफुल बनता है अगर अच्छा प्रतिनिधि हो तो। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय नियंत्रण के कौन कौन से कारक हैं जो कार्यपालिका को अपने नियंत्रण में रखते हैं? 5 नंबर का आएगा ये। ठीक है जी, आ जाते हैं इसके आंसर पे। ये है कुछ, ये मैंने बहुत छोटे छोटे लिखे हैं बट एक्चुअल में ये आंसर बहुत बड़ा है। ठीक है, ये हिंट दे रखी है कैसे। संसदीय मैं समझा देता हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और जो बच्चे सिर्फ नोट्स के पीछे भागेंगे और ये वीडियो नहीं देखेंगे ना, बहुत पछताएंगे एग्जाम में, बहुत ज़्यादा पछताएंगे बच्चे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, आपको बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि एक्चुअल में ये, अगर आप ये पूरा पढ़ भी लोगे ना तब भी कोई फायदा नहीं होगा। आपको वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी आपको चीज़ें समझ आएगी। नहीं तो यार आप कंफ्यूज आओगे, यार इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर, तभी मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप सोचोगे यार आंसर इतना ही लिखना है, बट मैं, अगर कोई बच्चा होगा दूसरा, ठीक है, जो सिर्फ नोट्स देख के पढ़ के जाएगा, वो समझेगा यार इतना सही आंसर लिखना है। उसको क्या पता यार ये तो सिर्फ हिंट है। यस और नो। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई है, पक्का अच्छे नंबर लाओगे आप। आगे आ जाते हैं, संसदीय नियंत्रण के साधन बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि संसद को नियंत्रण कैसे कर सकते हो। तो पहला, बहस और चर्चा करके आप क्या कर सकते हो, संसद को नियंत्रण कर सकते हो। संसद के अंदर प्रश्नकाल होता है जिसमें सवाल पूछ सकते हो सरकार से, शून्यकाल होता है, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव होता है। तो ये सारी चीजें करके आप क्या कर सकते हो, संसद को नियंत्रण कर सकते हो। संसद या बोले तो सरकार, सरकार समझ लो अब। तो कानून पर बहस वगैरह करके, चर्चा वगैरह करके आप क्या कर सकते हो, सरकार को कंट्रोल में रख सकते हो। कानून पे स्वीकृति या अस्वीकृति देकर, है ना। मान लो मैं, जैसे कि अभी किसकी सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है। मैं मान लो मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है, दिल पे मत लेना कोई बात, मेरा दोनों पार्टी से ही कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मान लो बीजेपी कोई प्रस्ताव लेकर आई, मैं कांग्रेस का हूँ, मेरे को बुराई करनी है और मेरे को नहीं लग रहा अच्छा, तो मैं क्या करूंगा कि जो भी प्रस्ताव है उस पर नो बोल दूंगा, है ना। तो पावर मेरे हाथ में भी है ना, तो इससे क्या होगी, ये बीजेपी कंट्रोल होगी, कोई भी खराब कानून नहीं लेकर आएगी। यस और नो, सोचेगी लाने से पहले कोई कानून। तो ये है कि कानून को स्वीकृति या अस्वीकृति देना। दूसरा, वित्तीय नियंत्रण, पैसे का नियंत्रण, के किस के वित्तीय नियंत्रण करना, यानी कि जैसे अभी जो भी सरकार है, सरकार जो है वो कितने पैसे खर्च कर रही है, कितने पैसे खर्च नहीं कर रही, ये सवाल जो है वो अपोजिशन के लीडर जो है वो सरकार से पूछ सकते हैं। तो इससे भी जो है वो सरकार पे नियंत्रण बना रहता है कि वो जरूरत से ज्यादा पैसे ना खर्च करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम निंदा प्रस्ताव कहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है ना, आपको पता है सरकार 5 साल की होती है, 5 साल में एक ऐसा टाइम आता है, जहां तक मेरे को पता है हर साल आता है, जब है ना सरकार जो होती है, अपोजिशन की सरकार, जैसे मान लो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस क्या करेगी, एक अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और वो क्या करेगी, सरकार की बुराई करेगी बहुत ज्यादा, पार्लियामेंट में खड़ी होगी, और फिर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 50% से ज्यादा वोट कांग्रेस को मिल जाते हैं ना, तो उसी समय बीजेपी के सारे जो मिनिस्टर है ना, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। बट ऐसा बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में पहले से ही ज्यादातर एमपी उसी पार्टी के होते हैं जो जीते हैं। तो मान लो अभी 70%, लेट्स अज्यूम 70% बीजेपी के मेंबर है पार्लियामेंट में, 30% अदर्स के हैं, जिसमें कांग्रेस भी है। तो आपको क्या लगता है, अगर अपोजिशन बोलेगी तो क्या जो बीजेपी के मेंबर है, क्या वो दूसरे के खिलाफ वोट दे देंगे, मतलब बीजेपी के खिलाफ ही वोट दे देंगे, नहीं होता ना। तो इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव इतना ज्यादा कारगर नहीं होता। ठीक है, ये सारे प्रस्ताव, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है तब कारगर होता है जब गठबंधन की सरकार हो। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की क्या आवश्यकता होती है, संसद हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है, नीति निर्माण, कानून वगैरह संसद से ही बनाए जाते हैं। राजनीतिक प्रक्रिया का मंच चाहिए, ठीक है, यहाँ पर वाद विवाद भी होते हैं, बातचीत होती है, खुला मंच चाहिए। आपको पता है ना, पार्लियामेंट, वो कहते हैं ना, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आपने देखी भी होगी पार्लियामेंट की, लोकसभा टीवी में या यूट्यूब पे भी लोकसभा लिखोगे ना, आपको एमपी वगैरह बोलते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार। बेसिकली जो संसद है वो क्या करता है, प्रतिनिधि को एक मंच प्रदान करता है जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम वगैरह बताते हैं। यस सर नो। तो ये सारे के सारे काम है हमारे संसद के। क्या राजनीतिक मंच प्रदान करता है, एक वाद विवाद का मंच है भारत का सबसे बड़ा हुआ, नीति निर्माण करता है, और साथ ही में प्रतिनिधि को लोकतंत्र का आधार, बेसिकली प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है हमारा संसद। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट है कि लोकतंत्र सहभागिता का आधार है क्या, संसद। ठीक है, तो इसलिए भी संसद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र सहभागिता को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका के फायदे बताइए। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका के फायदे क्या होते हैं, पहले तो फायदे, द्विसदनात्मक होता क्या है, वो राज्य जिसमें दो दो सदन होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस राज्य में 2 सदन है,
बट पहले ये देख लो, दो सदन क्या होता है। जैसे मान लो बहुत बड़ा राज्य है कोई, ओके, जब वहां पर दो सदन होंगे तो फायदा क्या होगा कि एक सदन पहले तो क्या होगा कि काम बढ़ जाएगा समाज के सभी वर्गों का। ओके, ऑब्वियस सी बात, पहले तो पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट बताता हूँ। पहला काम यह है कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बनेगी। कैसे? मान लो ये ये जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में दो सदन है, तो यहाँ पर 50 मेंबर है, यहाँ पर 50 मेंबर है, तो दोनों में 50-50 मेंबर है, तो ज्यादा प्रतिनिधि हो रहा है ना। तो ये कि बेसिकली अलग अलग समाज के सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ती है दो सदन होने से। दूसरा, दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है, मतलब एक सदन में जो आप कानून लेकर आए वही दूसरे सदन में भी लेकर जाओगे, तभी तो सहमति बनेगी, तभी तो कानून लागू होगा। तो ऐसे जब होता है तो दो बार विचार हो जाता है सेम कानून पे। तीसरा है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाता, है ना। अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय यहाँ ले लिया जाता है तो यहाँ पर सुधार लिया जाता है। और सिंपल ये भी बोल देना आप, इससे काम बढ़ भी जाता है। तो ये 4 पॉइंट हो गए ना, तो इसलिए दो सदन जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भारत में किस किस राज्य में दो सदन है, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा आ जाते हैं। दो सदन जो है वो भारत के कौन कौन से राज्य में है ये मैं आपको बता देता हूँ, आपका ना डाउट क्लियर हो जाएगा। ये भारत के अंदर तो है, ये रहे जी। कौन कौन से हैं? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तो मैं बता ही चुका हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ये हमारे 6 राज्य हैं जहाँ पर क्या है, द्विसदनात्मक सरकार है। ठीक है जी। विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। क्लियर हो गया? याद रखना, द्विसदनात्मक यानी विधानसभा भी, विधान परिषद भी। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझ आ गया ना द्विसदनात्मक के क्या फायदे होते हैं? काम जल्दी होता है, पुनर्विचार हो जाता है ना। और क्या होता है, ज्यादा भागीदारी बढ़ती है। ये सारे के सारे। नेक्स्ट है कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। चलो जी, आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में अंतर। पहला अंतर मैं बता देता हूँ, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। लोग जो है वो डायरेक्टली किसको चुनते हैं? लोकसभा के मेंबर को चुनते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष होता है। अब अगर ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को अच्छे से जानना है तो लोकसभा की वीडियो देख लेना। बट यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करवानी है, तो इसलिए मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं इसके। अब वीडियो देख लेना अगर आप समझना चाहो तो, जो विधानसभा की वीडियो बना रखी है। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अधिकार पे आधार पे प्रतिनिधित्व होता है। इसमें राज्य का असमान प्रतिनिधित्व होता है। हमारे राज्यसभा में क्या होता है, ये राज्यसभा है वैसे बता दूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो राज्यसभा में हर हर राज्य से अलग अलग बंदों को चुना जाता है, तो इसमें राज्य के अनुसार जो होता है सबका प्रतिनिधित्व अलग अलग होता है। यूपी से ज़्यादा चुने जाते हैं, है ना, एमपी से कम, सिक्किम से और कम, ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व होता है वो भौगोलिक अधिकार पे होता है। जैसे जैसे मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, तो दिल्ली में 6-7 जो है वो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। इनका जो कार्यालय होता है, जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है, ठीक है, कोई फिक्स का वो नहीं होता, 5 साल के लिए होता है, ठीक है। और इनका जो होता है वो 6 साल के लिए होता है, इतना याद रखना है। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, उतना 6 साल के लिए होता है। इनमें जो है वो 238 मेंबर होते हैं, 245 होते हैं टोटल, सॉरी 245 होते हैं। और इसमें जो होता 250 कर लो, 250 क्यों कर लो? अब आप बोलोगे सर कोई मच्छी मार्केट तोड़ना है, पहले इतना लिख रहे हो फिर बोलोगे नहीं 250 कर लो, एक से टेंशन मत लो, ठीक है। अब 250 लिखना, 250 मेंबर है इसमें टोटल। इसमें जो है 543 है। पहले एंग्लो इंडियन भी होते थे, वो अब हट गए हैं, उनको हटा दिया 2019 में। तो ये मेंबर है, ये भी एक तरह का है। और एक और बता देता हूँ कि जब मनी बिल आता है ना, पैसे के मामले में जब कोई बिल आता है तो लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति होती है। ये भी क्या है, एक डिफरेंस ही है। ये शक्तियाँ हैं कि लोकसभा भी कानून निर्माण करता है, यहाँ पर भी कानून निर्माण और पुनर्विचार हो जाता है राज्यसभा में। संविधान संशोधन दोनों में होता है, तो चुनाव होते हैं, प्रश्न कानून, कार्यपालिका पे नियंत्रण। दो तीन और बता देता हूँ मैं, और डिफरेंस तो आपको क्लियर हो गया ना, शक्तियाँ भी क्या क्या हो गया। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो मनी को क्या कहते हैं, जो पैसा का वित्तीय विधेयक, जो हमारे वित्तीय विधेयक होते हैं ना, उस पर ज़्यादा पावर होती है हमारे लोकसभा की, ये बात आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विधेयक के प्रकार बताइए। विधेयक क्या होते हैं? जो बिल होता है ना उसको विधेयक कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं बोलता हूँ कि स्कूल में सभी बच्चों की फीस माफ हो जानी चाहिए, ये एक विधेयक है। विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, ठीक है। सरकारी विधेयक क्या होते हैं? जो सरकार का मिनिस्टर लेके आता है, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर। और जब कोई नॉर्मल एमपी लेकर आता है तो उसको हम निजी विधेयक कहते हैं। एक होता है वित्तीय विधेयक, मतलब गैर वित्तीय विधेयक, और एक होता है बिल विधेयक। या इसको वित्तीय विधेयक कर लेना, वित्तीय विधेयक, ठीक है।
वित्तीय विधेयक होता है जिसमें पैसे की बातचीत नहीं होती, पैसे का कोई बात नहीं होती, जिसमें पैसे का कोई लेना देना नहीं होता। जैसे मान लो कैदी की सज़ा 5 साल से 6 साल हो जाए, मर्डर वाले जो लोग हैं, जो मर्डर वगैरह करते हैं, उनकी सज़ा 5 साल से 6 साल हो जाए, ठीक है? तो ये क्या है, पैसे की बात हो रही है, इसमें नहीं हो रही है ना, तो ये गैर वित्तीय विधेयक है, ठीक है? और इसमें भी हमारा एक वित्तीय विधेयक होता है जिसमें पैसे की बात होती है। जैसे मान लो रेलवे जो है उसमें टिकट 500 रुपये की जगह 1000 रुपये की कर दो, है ना? ये मनी बिल विधेयक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। एक होता है सामान्य विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। सामान्य विधेयक जो एकदम न्यू हो, बिल्कुल नई चीज़ आप लेकर आ रहे हो। संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक होता है जिसमें चेंज होता है। जैसे मैं समझाता हूँ। मान लो ये बोला गया हो कि टैक्स जो है 5% से 6% कर दो, तो टैक्स का प्रावधान पहले से ही है ना, तो ये संविधान संशोधन विधेयक में आएगा। और सामान्य विधेयक में ये बोला गया, मान लो सब बच्चों की फीस जो है वो माफ़ कर दो, ये एकदम नई बात बोली है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, तो ये सामान्य विधेयक में आएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलो। और बस यही था इस क्वेश्चन के अंदर। अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 21 पे। संसदीय प्रणाली समितियाँ क्या है, प्रणाली नहीं, संसदीय समितियाँ क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जो संसदीय समितियाँ होती है ना, वो अलग अलग समितियाँ होती है जो सभा द्वारा नियुक्त होती है और निर्वाचित की जाती है। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो सारा का सारा काम जो हो रहा हो ना, वो ढंग से हो, इसी के लिए संसदीय समितियों को बनाया जाता है। और उनके काम ये सारे के सारे यहाँ पर लिखे हैं। भ्रष्टाचार के काम की पड़ताल करना, है ना, मामलों की पड़ताल करना, काम जो है वो ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, कानून के अनुसार हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखना। ठीक है, संसद केवल अधिवेशन में ही बैठता है, उसके अलावा जो भी काम होता है ना, वो एक्चुअल में संसदीय समितियां करती है। ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों को अनुदान मांगों का अध्ययन करना कि अलग अलग डिपार्टमेंट क्या चीज़ मांग रहा है, क्या रिक्वेस्ट है उनकी, वो देखना। खर्चों वगैरह पे अलग अलग विभाग की नज़र रखना, ये काम होता है हमारे संसदीय समितियों का। ठीक है। 1983 में भारत के संसद में स्थायी समितियां की प्रणाली विकसित की गई थी। विभिन्न विभागों से संबंधित 20 समितियां हैं। मेन जो है वो 3-4 ही हैं। ठीक है। बट वैसे 20 समितियां हैं, छोटी बड़ी। ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के अध्यक्ष की योग्यता और उनकी विशेषता बताइए। ठीक है। सबसे पहले तो मैं योग्यता बता देता हूँ, ये मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है क्योंकि आपकी बुक में नहीं लिखा। तो सबसे पहले तो अगर आपको लोकसभा स्पीकर बनना है तो इसके लिए क्या है, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, आपकी एज 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, आप कोई भी सरकारी जॉब में नहीं होने चाहिए, आईपीएस आईएएस, है ना, या क्लर्क, कहीं भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होने चाहिए। यस सर नो। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 22 तो हो गया ना, अध्यक्ष की योग्यता। अच्छा, शक्तियां रह गई, शक्तियां रह गई ना, ये रही शक्तियां जी। लोकसभा की बैठक को अध्यक्ष मतलब अध्यक्षता करता है उसकी। ठीक है। संसद में अनुशासन वगैरह बनाए रखता है, सजावट लिख दिया मैंने, इंग्लिश में डेकोरम बोलते हैं ना। अनुशासन बनाए रखने के लिए होता है, ये याद रखना। बिल पेश करने की अनुमति देता है, बिल की प्रकृति तय करता है, संसद हो गए। ठीक है। संसद के नियम की व्याख्या करता है, विभिन्न समितियों का गठन करता है, ये सारे के सारे काम है। ठीक है। कोई भी 5 पॉइंट याद रख लेना, और ये सारा बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया मैंने आपको, बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन रट लेना है। ओके जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अलग अलग चैनल को ज्वाइन करना, हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल पीडीएफ चाहिए हो तो इसको ज्वाइन कर लेना। मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना आर्ट्स, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ठीक है। 2346 2346 इंग्लिश में सही है ना? तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। और बाकी नोट्स के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हो, और सपोर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।